This is an ABP Life podcast. एक ही दिन में कल दो लोग खेल खेल में अपनी जान गंवा बैठे। एडवेंचर स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग के वक्त एक हादसा हुआ मनाली में तो दूसरा गुजरात में। पैराग्लाइडिंग भाई मैंने तो सुना है कि ये तो हेवन जैसा एक्सपीरियंस होता है, बट कब ये हेल में बदल जाए किसी को नहीं पता। बट आज हम पता करेंगे ताकि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स भी एंजॉय करें और खुद को सेफ भी रखें। आखिर क्यों हो जाते हैं पैराग्लाइडिंग करते वक्त एक्सीडेंट्स? किस वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं? किन बातों का ख्याल रखें ताकि आप पैराग्लाइडिंग करने के सपने को डर की वजह से अधूरा ना छोड़ें? बात करेंगे पैराग्लाइडिंग बिलिंग के पैराग्लाइडिंग ट्रेनर से। मेरे साथ में है इस वक्त जी, मेरा नाम प्रकाश चंद ठाकुर है। मैं बीच बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन में एज अ वाइस प्रेसिडेंट और मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो यही कि पैराग्लाइडिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब जिसने भी किया है वो तो इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। इट्स अ हेवन फीलिंग। तो आप तो क्योंकि ट्रेनिंग लोगों को करवाते हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी आपने कितनी बार अभी तक किया है ये एक्सपीरियंस और कैसा होता है ये एक्सपीरियंस? मैम, अगर सेफ्टी के साथ करेंगे तो एक्सपीरियंस मेमोरेबल रहता है। जी, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तब भी मेमोरेबल ही है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट उसका रहता है कि हाँ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ये हो गया। जी जी। तो आप कितनी बार अभी तक पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं? 17 ईयर्स हो गया मैम पैराग्लाइडिंग करते हुए। वो 17 ईयर्स, और 17 ईयर्स में हर बार एक नया फील था। यस मैम। वाओ। अच्छा, ये हार्नेस फेलियर क्या होता है सर? बिकॉज आई वाज रीडिंग समवेयर कि जो कल एक्सीडेंट हुआ वो हार्नेस फेलियर की वजह से हुआ था। इसके साथ ही एक और सवाल जो पूछना चाहूंगी वो यही कि पैराग्लाइडिंग के वक्त जो एक्सीडेंट्स अगर होते भी हैं तो वो किस वजह से सबसे ज्यादा होते हैं? मैम, एक तो क्राउड की वजह से हो सकता है। जैसे ज्यादा क्राउड है तो लोगों के जो सेफ्टी गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं करते हैं लोग। ओके। और दूसरा इक्विपमेंट फेलियर की वजह से हो सकता है जी। और थर्ड जो है अनएक्सपीरियंस पायलट, जो जिनका एक्सपीरियंस कम है पायलट्स का, उनकी वजह से। ओके ओके ओके। अगर इन केस अगर फोर्थ में ऐसा है कि वेदर अगर खराब है तो वो फ्लाइंग ही नहीं होगी, बट फिर भी कोई रिस्क लेता है तो फिर वो भी पायलट फेलियर ही हुआ मैम। जी बिल्कुल। और ये हार्नेस फेलियर क्या होता है? मैम, हार्नेस फेलियर ऐसा अगर बहुत ही ज्यादा इक्विपमेंट आपने यूज कर लिया हुआ है, हर एक इक्विपमेंट की एक लाइफ रहती है। ओके। और उससे ज्यादा वो यूज कर लिया है तभी वो फेलियर हो सकता है। अदरवाइज जो सर्टिफाइड होके जो हार्नेस आती है वो ऐसे फेलियर नहीं होगा। उनके लॉक्स वगैरह पूरे चेकअप करके वो इंस्पेक्शन करके भेजते हैं, QC पास होके आते हैं। जी जी। अगर वो काफी टाइम से उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है हार्नेस की, कैराबाइनर्स की या लॉक वगैरह की, तो वो फेलियर हो सकता है उधर पे। तो वो टेक्निकल इशू है मैम। पैराग्लाइडिंग करते वक्त क्या क्या वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है? पैराग्लाइडिंग करते हुए मैम रेगुलर किट होता है, उसपे हमारा कैनोपी रहता है जो ग्लाइडर बोलते हैं जिसको हम लोग। और उसके बाद में उसपे हार्नेस रहेगा, हेलमेट होगा, रेडियो रहेगा इमरजेंसी कनेक्टिविटी के लिए कि कहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग विंड हो गया, कहीं पे दूसरी जगह लैंडिंग किया तो वो आप कर सकते हो, बात करके आप बता सकते हो अपना लोकेशन, और GPS वगैरह हो सकता है। बिल्कुल। आपने जो अभी जिक्र किया कैनोपी का, पैराशूट कैनोपी का, जो कल 2 केसेस हुए हैं उसमें एक केस में कैनोपी खुल नहीं पाई जिसके कारण हादसा हुआ। ये किस केस में होता है सर? मैम, एक्चुअली ये वही है कि अगर एक्सपीरियंस पायलट नहीं है तभी ऐसा वो हो सकता है। अदरवाइज उसके पास में अगर बैकअप पैराशूट है तो वो डिप्लॉय करके सेफली लैंडिंग कर सकते हैं। ओके ओके ओके। जी, हमारे पास जो किट है पैराग्लाइडर किट, उसपे सेफ्टी मेजर हमारे पास में एक बैकअप पैराशूट रहता है। उसको रेस्क्यू पैराशूट बोलते हैं मैम, रिजर्व पैराशूट। ओके ओके। तो वो केस अगर फेलियर है, जैसे मान लो मेरा ग्लाइडर कैनोपी फेलियर हो गया, ऊपर क्रैश कुछ फट गया या फिर लाइन डैमेज हो गया, टूट गया, तो हम लोग बैकअप पैराशूट को जो है डिप्लॉय करके सेफली लैंड कर सकते हैं मैम। ओके ओके ओके। तो किन बातों का ख्याल रखें पैराग्लाइडिंग करने से पहले? बिकॉज अभी सीजन ऑफ हॉलीडे इज कमिंग और बहुत सारे लोग कर आए हैं, बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम भी करने जाओ, बट जब ऐसी कोई खबर आ जाती है, ऐसे मिसहैप्स की, ऐसे एक्सीडेंट्स की, तो लोग कहीं ना कहीं अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं सिर्फ डर की वजह से।
तो आपसे जानना चाहूंगी किन बातों का ख्याल रखें एक आम इंसान पैराग्लाइडिंग करने से पहले, करते वक्त, करने के बाद? आमतौर पे लोग क्या गलती कर बैठते हैं? मैम, जब भी कोई पैराग्लाइडिंग के लिए आता है या ऑनलाइन बुकिंग करवाता है, वो वेबसाइट के थ्रू करता है या एजेंट्स के थ्रू करता है, ठीक है जी, जैसे बुकिंग तो हो जाता है, बट बुकिंग में उनको पढ़ना चाहिए पहले कि कौन से पायलट वहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन कौन है वहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस है, लाइसेंस होल्डर है, इक्विपमेंट का क्या है, वो सब इंक्वायरी प्रॉपरली करके आना चाहिए। और सेकेंडरी, जैसे आप ऑफिस में आते हो तो आप पायलट का लॉग बुक वगैरह चेक कर सकते हो, कब से फ्लाइंग कर रहे हो, कितने घंटे उसने फ्लाइंग किया, कितने फ्लाइट कर लिए, कब से कर रहे हैं। और सेकेंडरी उसका लाइसेंस बना होता है, हमारा जो हिमाचल टूरिज्म से लाइसेंस मिलता है हम लोगों को पैराग्लाइडिंग का, तो वो चेक कर सकते हैं कि कब रिन्यूअल हुआ है या कब बना हुआ है, पूरा डेट और डिटेल बना रहता है उसमें उसका एक्सपीरियंस भी शो हो जाता है कि ये ईयर में इसका लाइसेंस बना हुआ था। लाइक अभी नया होगा कोई तो उसका भी लास्ट 2019 में बना होगा, तो वो 3 इयर्स का ही वो एक्सपीरियंस है उसको। अच्छा, मतलब कितने समय तक ये लाइसेंस वैलिड रहता है? ये मैम एवरी 3 इयर्स वो रिन्यूअल होता है उसका। ओके, रिन्यू कराना ही पड़ेगा आपको। जी। ओके, जी। और किन किन बातों का ख्याल रखना है? और मैम उसके बाद में जैसे ऑफिस में आते हैं वो तो पायलट डिटेल्स आप फर्स्टली आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद में आप उनका इक्विपमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, इक्विपमेंट डाटा उनको रखना चाहिए। जैसे जिस ऑफिस में जा रहे हैं, इक्विपमेंट कब का है, क्या इंस्पेक्शन डेट है इसकी, वो सब कुछ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिससे बात करके चेक भी कर सकते हैं। ये आपका हक है वहाँ पे जाके कि हाँ ये चेकअप क्या क्या है, कैसे है, कौन सा हार्नेस आप मुझे दोगे, आपके पास बैकअप पैराशूट है या नहीं है, पायलट लाइसेंस है या नहीं है, इंश्योरेंस है आपके उस पे है या नहीं है, तो ये सब चीजें उनको देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सीधे बुकिंग किया, ठीक है, आंख बंद करके ऑफिस में गए और गाड़ी में बैठ के चले गए ऊपर। हर एक चीज का जैसे ऑफिस में आते हो आपको ब्रीफिंग मिलेगा, वहाँ पे ब्रीफ करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोगों को, वो पूरा पायलट ब्रीफ देगा आपको, या ऑफिस में जो भी होगा ऑफिस स्टाफ वो आपको पूरा ब्रीफ करेगा। देन उसके बाद में आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, वो आपका हक है, वो आप फ्लाइट से पहले सब कुछ कर सकते हो ऑफिस में। बिल्कुल। क्या ये भी एक वजह है लोग जो गलती करते हैं वो ये कि हम लोग अक्सर कम पैसों के पैकेजेस ढूंढने की तलाश में रहते हैं? यस मैम, एक्चुअली ऐसा अभी के केस में ऐसा ही ज्यादा आ रहा है कि लोग कम रेट में उड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बजट वैसे बना के आते हैं, तो थोड़ा सा एक तो इंडिया में ऐसे चलता ही है बार्गेनिंग, तो सबसे फर्स्ट जैसे ही है वो पहले बार्गेनिंग ही करता है क्लाइंट। तो जो अच्छे पायलट्स हैं वो बार्गेनिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम फ्लाइंग किया हुआ है, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वो छोटे अमाउंट के लिए फ्लाइंग में नहीं जाएंगे। और जो थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है, जिनका काम कम चला हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, तो अपना प्राइस वो कम कर लेते हैं। जी, प्राइस कम करने से उनमें पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हाँ प्राइस कम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो रीजन नहीं ढूंढते हैं उसके पीछे। वो क्वालिटी में फ्लाइंग नहीं करते हैं, वो क्वांटिटी के हिसाब से फ्लाइंग करते हैं। तो जैसे कंपनी भी वैसी रहती है कि मुझे क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से नहीं। तो मैम प्राइस का भी थोड़ा सा क्वालिटी मैम ऐसा है कि अगर मान लो मैं 17 ईयर से मैं मान के लो मैं कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई बार्गेनिंग के लिए बोलता है तो मैं उसको मना कर देता हूँ, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट है वो इतने चीप नहीं है जितने प्राइस में फ्लाइंग करवाते हैं लोग। ओके, इक्विपमेंट अगर चीप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फेल होने के ज्यादा चांस। बिल्कुल मैम, तो इसीलिए वो प्राइस से कम कर रहे हैं। ओके। और एक भले ही 20 साल का एक्सपीरियंस हो या 50 साल का एक्सपीरियंस हो, जब उसके पास इक्विपमेंट अगर अच्छा नहीं है तो वो एक्सपीरियंस काम नहीं करता है मैम। उधर पे आपका इक्विपमेंट भी मैटर करता है कि अगर अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छे पायलट हैं, तो हादसा हो ही नहीं सकता है, चांसेस नहीं है उसपे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप लोग तो क्योंकि ट्रेंड है तो आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा अच्छा इक्विपमेंट है या नहीं, पर एक आम इंसान जो फर्स्ट टाइम जा रहा है इस एक्सपीरियंस के लिए, वो कैसे पहचाने कि जिस कंपनी के थ्रू मैं ये फ्लाई करने वाला हूँ वो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, अच्छे अपने इक्विपमेंट्स? जी मैम, एक्चुअली यहाँ पे जब भी कोई एवरी 6 मंथ में इंस्पेक्शन होता है यहाँ पे ग्लाइडर्स का, पैराग्लाइडर इक्विपमेंट है, एवरी 6 मंथ के बाद में वो इंस्पेक्शन करता है टूरिज्म, और उसके लिए बॉडी बनी रहती है, टेक्निकल कमेटी बनी रहती है। हिमाचल में जैसे 2-3 लोग हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जहाँ पे ज्यादा क्राउड रहता है वहाँ से एक टेक्निकल रखे हुए हैं। ओके। तो वो लोग जो है इंस्पेक्शन करते हैं पैराग्लाइडर किट्स की कि कब इसका टाइम पीरियड था इंस्पेक्शन का, वो टाइम में चेकअप करना है। अगर वो पास है, पोरोसिटी चेक की जाती है कि ग्लाइडर में पोरोसिटी चेक टेस्ट होगा उसमें कि पॉर्श तो नहीं हो गया ग्लाइडर, अगर पॉर्श हो गया तो वो
फेल हो जाता है, तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वो आप प्रिज्म के उस पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि डिटेल्स चाहिए होंगी, तो वो आपको वो मना नहीं कर सकते हैं कि कितने ग्लाइडर फेलियर है यहाँ पे। उनके पास में पूरा डाटा पड़ा रहता है मैम। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जो लोग पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किन बातों का ख्याल रखें? मैम, जो गाइडलाइंस बनी रहती है, जैसे कोई भी ऑपरेटर है वो ही सिर्फ ऑपरेट कर सकता है पैराग्लाइडिंग, वो ही करवा सकता है, उनके पास में ही परमिशन रहता है खाली। तो जैसे एजेंसीज है, टूर एंड ट्रेवल है, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग, वो खुद से करवा नहीं सकते हैं, वो सेल करते हैं और ऑपरेटर जो है उनको। तो मैम, मेनली अगर आपको फ्लाइंग करना है तो डायरेक्ट डील करनी पड़ेगी आपको ऑपरेटर के साथ में। ओके। एजेंसीज पे नहीं जाना पड़ेगा आपको। वेबसाइट में तो बहुत से ऐसी वेबसाइट्स है जिन्होंने सिर्फ अपना टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं जी, और थोड़ा सा वो गुमराह भी करते हैं कि हमारे पास अच्छी टीम है, बट वो उनका सेल परचेज का काम है। मैंने लिया इधर से, वहाँ पे आपको सेल कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से है। ऑपरेटर्स जो है उनके पास में पूरा डाटा रहता है कि हमारे जैसे एसोसिएशन है उनके पास कितने पायलट्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ उसके पास में रहेगा। अगर कल को कोई भी घटना घटती है तो वो उसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जी जी जी, तो वैसे वो रखेंगे भी नहीं। जो पायलट्स वीक पायलट है वो एसोसिएशन में नहीं रखते हैं। अब जैसे एजेंसी के थ्रू करते हैं तो मेरा नया एजेंसी है, नेचुरल सी बात है, मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं प्राइस कम करके करूंगा। वो क्वालिटी वाइज नहीं चलते हैं, उनको क्वांटिटी चाहिए होता है। इस वजह से भी काफी हादसे हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इंटरनेशनल अगर हम बात करें, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग और हमारे यहाँ इंडिया में जो पैराग्लाइडिंग है, इसमें कितना फर्क है? हम कितना पीछे हैं या आगे? एक्चुअली फर्क तो कुछ नहीं है। जो जितनी भी इंटरनेशनल साइट्स या हमारी अपनी नेशनल साइट्स है, साइट्स हर एक डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक साइट की डायनामिक्स अलग रहती है, व्यू वाइज अलग रहेंगे। ओके। जो स्ट्रक्चर है साइट का वो अलग रहेगा, बट जो इक्विपमेंट है वर्ल्ड वाइज सेम इक्विपमेंट यूज होता है मैम। पूरे वर्ल्ड में जो EN कंपनी है, जो यूरोपियन नॉर्म्स है, वो सर्टिफाइड करके एक ग्लाइडर रिलीज करते हैं। तो मैम वो सब के लिए बराबर है, इक्विपमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है। और स्टैंडर्ड रहता है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वही मेन रहता है कि कहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, वहाँ का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, SOP क्या है, उधर का गाइडलाइंस क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है। वहाँ की हर एक साइट के अपने अपने एक लोकल साइट रूल रेगुलेशन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो वही है कि अगर आपके पास में प्रॉपर SOP गाइडलाइंस है तो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो फिर हादसे होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आप सब जगह निगरानी पे हो। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन आपका टाइम से हो रहा है, फेलियर ग्लाइडर्स को बैन कर रहे हैं, जो ड्रग एडिक्टेड पायलट्स है उनको बैन कर रहे हैं जी। तो उससे काफी कम हादसे हो सकते हैं। पहले बीड बिलिंग में भी ऐसा ही था। ये तो इंटरनेशनल साइट है, पूरे वर्ल्ड लेवल में है, वर्ल्ड मैप में आती है जी। तो इधर पे भी कुछ हादसे हुए थे, तो उसी वजह से हुए थे कि होड़ ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है। क्राउड पे लोगों को क्या है, SOP फॉलो नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस जीरो, सीधा ही उड़ने जा रहे थे। अभी जब थोड़ा केस वेस हुआ तो उसके बाद में फिर स्टिकनेस आया हुआ है, तो इधर पे अभी हादसे के चांसेस कम है, क्योंकि हर एक जगह इंस्पेक्शन होती है। जैसे टेक ऑफ जा रहे हो, टेक ऑफ जो मेनली फर्स्ट टर्न है टेक ऑफ के लिए, वहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाती है। कभी भी आपका लाइसेंस चेक कर सकते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे टीम बैठी है, टेक्निकल और रेगुलेटरी कमेटी, सेफ्टी कमेटी यहाँ पे है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं आपको कभी भी। सरप्राइज चेकिंग भी हो सकती है या आपको परमानेंट भी चेक करके भेज सकते हैं। तो उस पे हम पूरा चेकअप करके भेजते हैं। इंश्योरेंस पूरा उसका देखा जाता है, बॉन्ड जो इंडेमनिटी बॉन्ड रहते हैं वो चेक किए जाते हैं, क्या प्राइसिंग है वो भी चेक की जाती है, और कब से कर रहे हैं, किस ऑपरेटर के साथ में कर रहे हैं, वो सब डिटेल्स हमारे पास में रहती है मैम बीड बिलिंग में जी। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, वो यही कि जो भी पैराग्लाइडिंग कर रहा है, क्या कोई ऐसी चीजें भी होती हैं उसके लिए इंश्योरेंस एंड ऑल? एक्चुअली मैम पैराग्लाइडिंग अभी जो इंश्योरेंस का आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस करके ही भेज रहे हैं जो बीड बिलिंग में है। हमारा जो एसोसिएशन है, जितने हम 250 पायलट्स हैं यहाँ पे एसोसिएशन में, तो हम लोग सारा SOP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो हाई कोर्ट ने भेजा हुआ है, हम लोगों को जो गाइडलाइंस आई है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं जी। तो इस पे मैंडेटरी है, जो भी क्लाइंट ऑफिस में आता है वो यहाँ से इंश्योर्ड होके ही जाता है फ्लाइंग के लिए। जैसे वो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करता है, बॉन्ड साइन करने के साथ में ही उसकी इंश्योरेंस वैलिड हो जाती है 24 आवर्स के लिए। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर कोई ऊपर फंस जाए किसी न किसी कारणवश, तो आपके हिसाब से सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए खुद को बचाने के लिए?
मैम एक्चुअली हर एक साइट के अपने अपने लॉ एंड रूल्स है, तो हमारे इधर पे ऐसा है, हमारे पास रेस्क्यू टीम अवेलेबल रहती है 24 आवर्स जी। जो कि हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उस पे भी वो काम करते हैं, और जो हमारे टेंडम मैनेजमेंट है, टेंडम ऑपरेटर्स है जो है जॉय राइड जो करवाते हैं उसके लिए भी 24 आवर्स अवेलेबल रहती है मैम। जी जी तो पायलट के लिए, इसके लिए जो पायलट्स है उसको भी हल्का वो बताया जाता है कि आपको कैसे सरवाइव करना है, वो सब ट्रेनिंग रहती है उसकी रेस्क्यू की, और उसके बाद में फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग रहती है मैम। इन केस अगर आपको हल्की फुल्की चोटें आ गई और सरवाइव करने के लिए कैसी, वो सब चीजें मैम उसको सिखाई जाती है। ओके ओके ओके, बिफोर एनीवन गोज फॉर अ फ्लाई। यस मैम, यस जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। बस इतना ही कहूंगी, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.